Good morning students. Welcomes you on my YouTube channel Kumar Classes by Keshu sir. प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने जाना था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में फंडामेंटल और डायरेक्ट प्रॉपर्टीज जानी थी और साथ में हमने जाना था कंजर्वेशन ऑफ यूनिट्स के बारे में जाना था। अब हम जिस टॉपिक की बात करें उसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की देखो रिक्वायरमेंट क्यों आती है, क्योंकि आपको पता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स फॉर्म कैसे हो, हाउ टू कंपाउंड फॉर्म। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट है, ये क्या बनाता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। और ये दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस होते हैं। लेकिन कैसे क्या होता है, एलिमेंट कन्वर्ट हो गया कंपाउंड्स के अंदर। तो इसकी स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफी सारे रूल्स प्रोवाइड कराए या लॉज प्रोवाइड कराए, जिन्हें हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कहते हैं। इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करें तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ conservation of mass, laws of conservation of mass. Second law है law of definite proportions, law of definite proportions। ठीक है, फिर हो गया law of multiple proportions, law of multiple proportions। ठीक है, फोर्थ लॉ है गैलुसैक लॉ ऑफ गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसी के बाद हम क्या होते हैं, लॉ है जिसे बर्जिलियस हाइपोथेसिस कहते हैं, जो आपकी बुक्स में नहीं है, हम जानेंगे इसके बारे में। बर्जिलियस हाइपोथेसिस, इसमें लॉ है जो आपकी बुक में नहीं है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, और एक और लॉ है जिसका नाम है अवोगाड्रो लॉ। ठीक है, इन सब लॉज की हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम ये कह सकते हैं दिस लॉ गुड फॉरवर्ड बाय पुट्स फॉरवर्ड बाय गिवन बाय एंटनी लावज़ी इन 1789। 1789 में यह देखो, इसके एग्जांपल्स देते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। हम वेट कार्बन डाइऑक्साइड के वेट की बात करते हैं तो इसका वेट होता है 12 ग्राम, इसका होता है 2 × 16। दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। इसकी बात करें तो इसका क्या होगा, 44। इन दोनों के मास को जब हमने क्या किया, वेट को सम किया, तो सम ऑफ द वेट दैट इज इक्वल्स टू 44, दैट मींस 44। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की मास ऑफ द रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, मास ऑफ द रिएक्टेंट always equal to the mass of the product। तो मतलब क्या कहता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन से, मास जो होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दैट मींस अकॉर्डिंग ही स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास neither be created nor be destroyed in a chemical reactions।
ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो मास होता है केमिकल रिएक्शन में जितना मास निकालकर रिएक्ट करता है उतना ही मास क्या करता है, फॉर्म हो जाता है। मास मतलब दैट मींस मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये भी हो गया कि मैटर, दैट मींस इसका मतलब ये हुआ मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। देखो अगर एग्जांपल नहीं से है तो इसके अलावा एक एग्जांपल्स और है, उसकी बात करते हैं। देखो जैसे हमने लिया NaCl, ये रिएक्ट कर रहा है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl, ये इसने बनाया। देखो इसमें क्या गया, मैंने एक एच शेप ट्यूब ली, एच शेप ट्यूब, देखना ठीक है। और मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये कैसे ट्यूब है, सपोज करो इसके इस ब्लॉक के अंदर मैंने क्या ले लिया NaCl सोडियम क्लोराइड, और इस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है AgNO3। मैंने इसे बिफोर शेक, मतलब इसे लाने से पहले इसका वेट है, सपोज दैट द मास ऑफ द दिस ट्यूब इज इक्वल्स टू x ग्राम बिफोर शेकिंग। ठीक है, मतलब इसे हिलाने से पहले मैंने क्या कर लिया, इन दोनों सब्जेक्ट का मास क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। वो कितना है, सपोज कितना x ग्राम है। जब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, शेक कर दिया काफी अच्छी तरह। तो शेक करने के बाद देखा कि जो इन दोनों का टोटल मास था वो मास कितना आया, x ग्राम आया। आगे वो क्या आफ्टर शेक आया, मतलब इसको क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन करने से पहले और कंबाइन करने के बाद जो क्या होता है मास आता है वो इक्वल कितने है, x ग्राम। किसके इक्वल है, x ग्राम के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे थे वो दोनों क्या कर रहे हैं, उनका मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। मतलब ये हो गया कि मास जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम ये कह सकते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शंस मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Okay students, right now. Okay students, next law है law of definite proportions, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं law of definite composition या constant compositions भी कहते हैं। देखो this law is put forward by Proust। किसके थ्रू दिया गया था, ये प्राउस्ट के थ्रू दिया गया था। और कब दिया था ये, 1797 में। कब दिया था, 1797 में, 1797 पुट फॉरवर्ड बाय 1797 बाय J. जोसेफ एल प्रॉस्ट के थ्रू दिया गया। देखो जोसेफ एल प्रॉस्ट क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जब कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, वो कंपाउंड क्या होते हैं, किसी भी सोर्स के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। केमिकल कंपोजिशन ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो एग्जांपल्स की बात करें, जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने बात करी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड में किस किस के थ्रू फॉर्म हो सकती है, किस किस के थ्रू मिलती है, तो देखो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म है जब भी कोई सब्सटेंस बर्न करता है, जब भी कोई सब्सटेंस क्या करता है, बर्न करता है, तो बर्निंग प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, बर्निंग प्रोसेस के थ्रू मिल जाएगी। हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और किसके थ्रू मिल सकती है, हम भी तो एक्सहेल करते हैं अपने रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये भी क्या मिल गया अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू हमें ऑब्टेन होगी, प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके थ्रू होती है। और हम बात करें जैसे व्हीकल एग्जॉस्ट है, व्हीकल एग्जॉस्ट मतलब जो क्या है व्हीकल का धुआं आता है, उससे भी अपने को क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है।
जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या है, कार्बन में कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2, 1:2। ये क्या है बाय वॉल्यूम, किसके अकॉर्डिंग है बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करें तो अब कार्बन डाइऑक्साइड चाहे बर्निंग प्रोसेस के थ्रू फॉर्म हो रही हो, चाहे आप उसे एक्सहेल कर रहे हो, चाहे प्लांट के थ्रू हो रहे हो, चाहे व्हीकल एग्जॉस्ट से ऑब्टेन हो रही हो, तो इसका ऑलवेज कंपोजिशन क्या रहेगा बाय वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू 1:2 रहेगा। अगर मास के अकॉर्डिंग करें तो कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, तो ये दो मॉलिक्यूल थे, एक का तो कितना हुआ 16, तो दो का कितना हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32, इसको अगर करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा 4 3 जा और 4 8 जा 32, ठीक है 3:8, ये 3:8 रेट क्या बाय वेट है, बाय वेट। अब कैसे भी मान लो चाहे बर्निंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो तो बाय वेट उसका रेशियो क्या होगा हमेशा 3:8 होगा। एक्सेल करें तो भी क्या होगा इसका रेशियो 3:8 होगा, और प्लांट के थ्रू करें तब भी रेशियो क्या होगा 3:8 होने वाला है, या व्हीकल एग्जॉस्ट से हो तब भी रेशियो क्या रहने वाला 3:8 होने वाला। तो जो क्या होता है केमिकल कंपोजिशंस है, ठीक है, वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। दैट मींस हम ये कह सकते हैं, नॉर्मल सी बात कर सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, केमिकल कंपोजिशन of a compound does not depend on सोर्स, कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है सोर्स, किस सोर्स से वो अगर वो ऑब्टेन हो रहा है उस पर अपने डिपेंड नहीं करता। अगर इसको एक एग्जांपल्स और लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स की बात करें वाटर, देखिए जो वाटर है ये वाटर अपने को कहाँ से मिल सकता है, वाटर अपने को मिल सकता है जैसे रेन वाटर हो सकता है, ये टैप वाटर हो सकता है, ठीक है, या फिर हम बोलते किसी पॉन्ड का या रिवर का कहीं का ही हो तो इसका क्या होता है रेशियो क्या है 2:1, 2 रेशियो किसका होगा बाय वॉल्यूम होगा, बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर मास के अकॉर्डिंग रेशियो की बात करें 2:16 1:8 बाय वेट, तो वेट के अकॉर्डिंग इसका रेशियो क्या आएगा 1:8। तो ये रेशियो कभी चेंज होने वाला है नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो चाहे वाटर कहीं का भी हो, चाहे वाटर का केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो किसी से भी मिल रहा है वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशंस। तो हम कहते हैं व्हाट एवर द सोर्स ऑफ कंपाउंड, हम यहाँ पे बोलते हैं कि स्टेट दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशंस व्हाटएवर the source of the compound may be element combined in a fixed ratio by weight, combined in a fixed ratio by weight and volume। मतलब केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है जो कंपोजिशन है वो किसी सोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, और हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड एलिमेंट्स के थ्रू फॉर्म हो रहा हो, उसमें क्या होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो वेट और वॉल्यूम के फिक्स रेशियो में क्या करेंगे ऑलवेज कंबाइन होंगे। दिस इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशंस। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, तो किसी केमिकल रिएक्शंस में दो एलिमेंट्स ने क्या करी आपस में रिएक्ट की, ठीक है, या हम बोले जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अगर इन कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट के मास को हम क्या कर दें कांस्टेंट कर लें, एक के मास वेट को क्या लें कांस्टेंट कर लें, तो वो जो कांस्टेंट मास होता है वो दूसरे एलिमेंट के
जो दूसरा एलिमेंट होता है वो होल नंबर मास क्या करता है, बियर करता है। देखो कैसे, वैसे हम सबसे पहले जाने दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803, 1803 में दिया गया था ये, ठीक है, जॉन डाल्टन 1803। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन 1803। तो ये लॉज कहता है कि देखो एग्जांपल से पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन जानने की बात करें। देखो जैसे कार्बन है, कार्बन के काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं। हम बात करें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसमें रेशियो की बात करें, सपोज करो मैं कार्बन के मास को क्या कर ले, कांस्टेंट कर ले, फिक्स कर लेते हैं इसके मास को, क्या कांस्टेंट मान ले, क्या हो गया, इसका मास हो गया 12, इसका भी 12, यहाँ पर क्या हो गया 16 होगा है, और इसका कितना हो गया 32। इसको डिवाइड किया 1 रेशियो, सॉरी ऑक्सीजन और इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 और 32, इसका क्या आएगा 1:2। कितना आ गया 1:2। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो होल नंबर्स में क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पर, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे सब लोग लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 की बात करें। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिखते हैं वेट ऑफ नाइट्रोजन, इसमें कितना है 14, ये N2 आएगा 28, ये होगा 14, 28, 14 और 28। इसकी बात करें, हमने लिखा वेट ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन का वेट कितना है 16, यहां पर कितना है 16, यहां पर कितना होगा 48, यहां पे कितना होगा 32 और यहां पर 80। मैंने क्या किया कि वेट ऑफ नाइट्रोजन को कांस्टेंट कर दिया, के कांस्टेंट। तो इस केस में इसका कितना होता है, एक का सिंगल का 14, ये कट हुआ तो ये भी कट होगा 8, ये 14 है 16, इसको कट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, इसे ही कट किया, ये 14, ये कितना हो गया 24, ठीक है, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे किया हमने तो कितना है 14 और ये 40, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन का क्या होता है रेशियो, क्या है 8:16, 24, 32, 40, दैट इज 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा और 8 5 जा। मतलब क्या हो गया कि अगर किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट कर ले तो दूसरा जो कंपाउंड एलिमेंट होता है वो होल नंबर बियर करता है, मास का क्या करता है होल नंबर बियर करता है। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि इफ टू एलिमेंट, ये कह सकते हैं इफ टू एलिमेंट combine to form more than one compound, मतलब क्या करता है कि अगर कहीं दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड्स का डेवलपमेंट करते हैं, then if mass of one is kept
कांस्टेंट। तो इसमें तो हम क्या करते हैं, किसी एक का मास, किसी एक एलिमेंट के मास को क्या कर लें, कांस्टेंट कर लें। देन द सेकंड एलिमेंट, देन द सेकंड एलिमेंट, bears a whole number ratio, bears a whole number ratio to each other, whole number ratio to each other। ये कौन कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या जाना, फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सेकंड लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉ है गैलोसिक लॉ ऑफ गैसेस कंबाइनिंग, गैसेस का वॉल्यूम या कंबाइनिंग वॉल्यूम। मतलब क्या होता है कि इफ टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म, इफ two gases combine to form a third gas, if two gases combine to form third gas, मतलब क्या हो रहा है कि अगर दो गैसेस हैं वो आपस में कंबाइन करके थर्ड गैस बना लिए, तो उस केस में गैस देन all the reactant and product, all the reactant and product, all the मतलब कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं bear whole number ratio, bears a whole number ratio of the mass, whole number ratio of the mass या whole number ratio of the work। ये क्या है, तो एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हाइड्रोजन गैस है H2 गैस, कौन सी फॉर्म है, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म है। ये क्या कर रहा है, क्लोरीन गैस से रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है 2HCl गैस फॉर्म हो रही। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है, 1 है, क्लोरीन गैस का वॉल्यूम भी कितना है, 1 है। तो 1:1 में क्या होता है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करती है तो जो प्रोडक्ट है वो कितना हो रहा है, हमें 2 वॉल्यूम्स मिल रहे हैं। अपना हाइड्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोक्लोरिन गैस, HCl गैस के कहते हैं कितने वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, 2 रेशियोज मिल रहे हैं। ठीक है, ये थी गैलोसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। एक लॉ था जिसे अपन कहते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस, बर्जीलियस हाइपोथेसिस, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। देखो बर्जीलियस हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, देखो हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि वो क्या होता है, दे तो दिया साइंटिस्ट ने, लेकिन क्या होते हैं जो क्या होता है फर्दर जो रूल्स होते हैं, फर्दर लॉज होते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका, और एक्सप्लेन नहीं कर सका तो खुद क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसलिए उन्हें अपन क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। तो बर्जीलियस ने भी क्या किया था, एक ऐसी हाइपोथेसिस दी थी जो क्या होता है गैलोसिक लॉ को क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकी, गैलोसिक लॉ को क्या कर सकी, एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो इसी हाइपोथेसिस को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। आगे बस हमें साइंटिस्ट ने क्या किया, इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या थी, बर्जीलियस हाइपोथेसिस थी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, equal volume of all the gases under the same condition of, under the same condition of temperature
and pressure under the same condition of temperature and pressure contain equal number of atoms, contain equal number of एटम। देखो इसने क्या बोला, इसने जो बोल दिया कि कहते सभी गैसेस एक सेम कंडीशंस है, कौन से टेम्परेचर प्रेशर की, उसमें कल इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसे एग्जांपल जैसे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये देख कर रहा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस से कर रहा है, साथ में क्या बना रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस बना रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये रिएक्शन जो थी पॉसिबल ही नहीं थी। पॉसिबल क्यों नहीं थी? क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है वो एक्सिस्टी किस फॉर्म में करती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में करती है, और जब वो एक्सिस्टी मॉलिक्यूलर फॉर्म में करती है तो उसमें से एटम्स को डिफाइन कैसे करें, एटम्स कैसे अलग होगा। तो इस केस में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, पॉसिबल नहीं थी रिएक्शन। तो इस ये रूल जो था कौन सा, बर्जेल हाइपोथेसिस थी, इसने गैलोसे लॉ जिसमें कहा था कि इफ टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म थर्ड गैस देन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बी अ होल नंबर। यहाँ पे तो आधे नंबर मिल रहे हैं, होल नंबर कहाँ मिला है, इन्हें होल नंबर नहीं मिल रहा था। इसलिए बर्जेलिस हाइपोथेसिस क्या थी, गैलोसे लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, गैलोसे लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, बर्जेलिस हाइपोथेसिस को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू द बर्जेलिस हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम। लेकिन आधे आधे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक थोड़ी ना बनाते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक्सिस्टिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म में करती है, ये एटॉमिक फॉर्म में मिलती ही नहीं। क्लोरीन गैस ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, ये भी क्या सिंगल नहीं मिलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं थे रिएक्शंस। तो इस केस में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स की बात ही नहीं कर सके, ठीक है। इसके बाद आता है एवोगाड्रो। कौन आता है? एवोगाड्रो। एवोगाड्रो ने इसी कंसेप्ट को क्या किया, कंबाइन करके बनाया, और उसने बोला कि हाँ एटम्स भी होते हैं और वो एटम्स कंबाइन जब हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। एटम्स क्या बनाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो कंबाइन होकर वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिससे एक एटम की डेफिनेशन डेवलप हो जाती है कि एटम्स डज नॉट एग्जिस्ट इन अ इंडिपेंडेंटली, अकेला नहीं मिल सकता। तो इसके बारे में अपन जानेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस बाय केशव सर पर कमेंट कर सकते हैं, ओके, और आप मुझे मेरे परमानेंट नंबर 8947098401 पे कॉल भी करके पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर प्रॉब्लम आती है इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे फर्दर जो वीडियोस आएंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन।